हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन लाइनर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिया है, जिसे हम जीएस के अलग अलग भागों वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1। कोल्डहिवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं लहुरादेव। कब से प्राप्त हुए हैं? ये 9000 ईसा पूर्व में। ये स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कोल्डहिवा से मिले हुए साक्ष्य को। कोल्डहिवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बोलन नदी इलाहाबाद के दक्षिण में। और यहाँ से कब साक्ष्य मिले हैं? 6500 ईसा पूर्व में यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसकी खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो धान की खेती का विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य है। अब हम देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता। कहाँ पड़ता? पाकिस्तान में। और यहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिला है? गेहूं की 3 किस्में मिली हैं और जौ की 2 किस्में मिली हैं। अब हम ये देखेंगे कि धान की खेती का जो साक्ष्य है वो हमें कोल्डहिवा से मिलता है, और मेहरगढ़ से हमें गेहूं तथा जौ की किस्में मिलती हैं। और मेहरगढ़ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य, स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देश अर्नेस्ट मैके और गोपाल माजुमदार ने 1931 में दिया था। यह प्रांत पड़ता कहाँ है? यह जो है पाकिस्तान में पड़ता है। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3। त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? इसके अंतर्गत 3 वेद आते हैं। ये 3 वेदों का समूह है। इसमें कौन कौन से वेद आएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। इसमें कौन कौन से वेदों का संकलन है? इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का संकलन है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है और सामवेद में छंदों का गायन है, तथा यजुर्वेद में यज्ञ के संपादन की विधि है। और इसमें से अथर्ववेद को अलग किया गया। इसमें संस्कार व कर्मकांडों का वर्णन है। किसमें वर्णन है? अथर्ववेद में संस्कारों व कर्मकांडों का वर्णन है। अब हम ये देखेंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 श्लोक हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। कि कहाँ का प्रमुख शहर है? ये एमपी का शहर है। और ये कहाँ पर है? ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्या? उज्जैन कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र को धारण किया था? इसका आंसर होगा अश्वक गणराज्य के अंतर्गत मत्स्यक नगर। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। अब हम देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में। कब? मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? कुशीनारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एक जिला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शेंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी?
सैंड्रो कोट्स किसको कहा गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। किससे की थी? विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। जन्म इनका कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था जन्म? जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में। कब हुई थी मृत्यु? 298 ईसा पूर्व में। इनका जन्म जो हुआ था वो पीपली वन जन्म इनका पीपली वन गणराज्य उत्तर प्रदेश वर्तमान गोरखपुर में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ वो हुआ था श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटका में। यहीं पर इन्होंने समाधि भी लिया था। इनके शासनकाल में एक यूनानी राजदूत भी आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। इन्होंने अपनी सेवा 4 वर्ष तक भारत में दी थी। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना ये रुद्रदामन के अभिलेख में काठियावाड़ से मिलता है। काठियावाड़ कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात के पश्चिम में। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 9। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? वो पाल, गुर्जर तथा राष्ट्रकूट थे। पाल बंगाल के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार ये जो है गुजरात के शासक थे, और ये जो है राष्ट्रकूट जो थे वो दक्कन के शासक थे। कन्नौज पर आधिपत्य को प्राप्त करने के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष था ये लगभग 200 वर्षों तक चला था। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जिला है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 11। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। किसका निर्माण किया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। खजुराहो मंदिर कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ है? एमपी के छतरपुर में। ये यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 12। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। पॉइंट नंबर 13। गुप्त काल में लिखी गई साहित्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है अमरकोश जो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई। दूसरा है कामसूत्र जो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। तीसरा है मेघदूत। मेघदूत जो है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 14। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कहाँ के थे? ये अरब के निवासी थे। पॉइंट नंबर 15। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 712 ईस्वी में, जो अरब के निवासी थे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 16। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कब से कब तक था? 1206 से 1210 तक था। पॉइंट नंबर 17। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? जैनुल आबदीन का जो शासन काल था वो 1423 से 1474 तक था। कब तक था शासनकाल? 1423 से 1474 तक था। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 18। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये अमीर वर्ग के थे। पॉइंट नंबर 19। यह प्रश्न सुमेलित के लिए पूछा जा चुका है, इसे हमने सॉल्व कराया है। इसमें नंबर 1 रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद के थे। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के। माधवाचार्य द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य जो थे वो द्वैताद्वैतवाद के थे और मध्वाचार्य द्वैतवाद।
वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के थे, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के थे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 20। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके किसके मध्य हुआ था? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पॉइंट नंबर 21। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी कब हुई थी? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1576 ईस्वी में। इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 22। किसके शासन काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर होगा शाहजहां के शासन काल को, क्योंकि इनके समय में स्थापत्य कला अर्थात कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण हुआ था। पॉइंट नंबर 23। शालीमार बाग किस मुगल की देन है? इसका आंसर होगा जहांगीर। अब हम ये देखेंगे शालीमार बाग है कहाँ। शालीमार बाग जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित जो डल झील है उसके पास में स्थित एक मुगल उद्यान है। कहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास में है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 24। कौन यूरोपीय व्यापारी कंपनी पुर्तगाल सर्वप्रथम भारत आया था? सर्वप्रथम भारत आने वाला जो नाविक था वो पुर्तगाली नाविक था 1498 में, वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। ये जो है पुर्तगाली नाविक था। ये क्या था? पुर्तगाली नाविक था। अब हम देखेंगे 25 पॉइंट को। शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुमंत कहते थे। शिवाजी के यहाँ सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें 8 मंत्रियों का समूह होता था। आज हम बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।